जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ उन रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेंडर्स की जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स में मेंटेनेंस का काम करते हैं। आपका मेरे चैनल मनोज गोयल इनसाइट ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज की वीडियो उन वेंडर्स के लिए है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वेंडर के तौर पे काम करते हैं। तो प्लीज़ आज ये मेरी वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, बिकॉज़ ये वीडियो मैंने आपके जैसे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेंडर्स हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, उनसे बात करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला किया। राइट। देखिए, आपके बहुत चैलेंजेस होते हैं डे टू डे में, जिनसे आप डे टू डे जूझते रहते हैं। आप किसी से डिस्कस करते हैं, किसी से नहीं करते। कुछ चीज़ों में आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कुछ चीज़ों को आप का निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी लगे रहते हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि यार कॉर्पोरेट है तो मैं कुछ नहीं बोलूँ, मुझे काम नहीं मिलेगा, जैसे वो कह रहा है कॉर्पोरेट वैसे मैं काम करता रहूँ। देखिए, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले समझिए कि आप किसी भी कॉर्पोरेट के वेंडर हैं तो आप उसके सर्विस पार्टनर हैं। आप पार्टनर कर रहे हैं उसको उसके सर्विसेज में। राइट। एक अच्छे कॉर्पोरेट को अच्छे वेंडर की ज़रूरत है तो अच्छे वेंडर को अच्छे कॉर्पोरेट की भी ज़रूरत है। राइट। और वाइस वर्सा। ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिए, अगर आपको अपना पॉइंट रखना है तो प्लीज़ आप रखिए। ठीक है। अगर आपको चैलेंज आ रहे हैं जो कॉर्पोरेट से डायरेक्टली लिंक करते हैं तो प्लीज़ आप कॉर्पोरेट से जाके डिस्कस करिए उन चैलेंजेस को। ठीक है। तो सबसे पहला जो चैलेंज है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, जो आजकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेंडर देख रहे हैं, वो है कि बिज़नेस कैसे बढ़ाएं। देखिए, ये प्रॉब्लम हर एक की होती है। बात रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेंडर्स की नहीं है, हर एक बड़े छोटे बड़े एंटिटी की होती है कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाएं। तो आपकी कम्युनिटी है उसकी मैं बात करूँ कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाएं, तो देखिए, आपके अपने पास ही इसका सोल्यूशन है। कहीं से कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा कि आप उसने छड़ी घुमाई और आपको बिज़नेस मिल गया। राइट। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने सिस्टम को आपको एक बार कुरेदना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बिज़नेस कहाँ पे है। ठीक है। मैं बताता हूँ कि आपको बिज़नेस कैसे निकालना है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब आपके क्लाइंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिव क्लाइंट्स, एक होता है इनएक्टिव क्लाइंट्स, एक होता है स्लीपिंग क्लाइंट। ठीक है। 3 तरह के क्लाइंट होते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव और स्लीपिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव क्लाइंट की। एक्टिव क्लाइंट कौन होते हैं? एक्टिव क्लाइंट वो होते हैं जिनके साथ आप डायरेक्टली बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एट प्रेजेंट में आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप उनसे क्रॉस सेल कर सकते हैं। क्रॉस सेल का मतलब क्या होता है कि आप मान लो एक्स बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उनसे वाई बिज़नेस जेड बिज़नेस की बात भी कर सकते हैं कि सर हम ये भी काम करते हैं, अगर आपको इनकी कभी ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। अगर मान लीजिए आपके 5 क्लाइंट्स हैं और आप पाँचों को पिच करते हैं कि सर मैं एक्स की जगह वाई और जेड भी करता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लाइंट आउट ऑफ 5 आपको वाई बिज़नेस या जेड बिज़नेस ज़रूर देगा या टेस्ट करेगा। ठीक है। एक्टिविटी चाहे छोटी हो बड़ी हो, हर एक कॉर्पोरेट को ज़रूरत होती है। और क्या होता है, अगर एक ऑनगोइंग सर्विस प्रोवाइडर, ऑनगोइंग वेंडर, अगर आपको वो उसको कोई सर्विसेज ऑफर कर रहा है तो वो ट्रस्ट फैक्टर है उसका कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप ये काम करते हैं तो ठीक है मैं आपसे करा लेता हूँ, मुझे तो काम कराना ही है। ठीक है। तो एक्टिव क्लाइंट के साथ में आप क्रॉस सेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या होता है एक्टिव क्लाइंट के साथ में, नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। मान लिया आप किसी क्लाइंट के लिए रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं दिल्ली एनसीआर में। ठीक है। वो क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे वेस्टर्न यूपी में भी ज़रूरत है, आप करेंगे। अब आप सोचते हैं कि वेस्टर्न यूपी में तो यार मुझे सेटअप करना पड़ेगा, पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, लोग रखने पड़ेंगे, कितना बिजनेस है, अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, क्या होता है कि आप पहले वर्क का क्वांटम देखिए। देखिए, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी ज़ीरो से। राइट। आप वेस्टर्न यूपी जाते हैं, आप ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, उनकी वहाँ पे मान लो उस क्लाइंट की 50 ब्रांचें हैं, 20 ब्रांचें हैं, 10 ब्रांचें हैं, आपको ब्रांच मिलती है तो आप एक तरह से आप देखिए रिमोटली काम भी कर सकते हैं। जैसे आप चैनल पार्टनर्स क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। अपना एक सुपरवाइजर डिप्यूट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप उस रीजन को ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी किटी। ठीक है। तो ये तो एक्टिव क्लाइंट्स की बात। दूसरा होता है इनएक्टिव क्लाइंट्स। इनएक्टिव क्लाइंट वो होते हैं जिनके साथ में आपने पास्ट में पहले कभी काम किया होता है और उसके बाद किसी कारणवश से काम छोड़ दिया होता है।
मेरा मतलब है या तो आपने खुद बंद कर दिया होता है या क्लाइंट ने बंद कर दिया होता है, बट कभी ना कभी पास्ट में आपके साथ उसने काम किया है, तो वो आपका हो गया इनएक्टिव क्लाइंट। तो आप उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। आप उससे फॉलोअप करिए, उसको ईमेल करिए, मिलिए, बात करिए, बोलिए सर हमने आपके साथ इस तारीख में, इस सन में, इस महीने में काम किया था, अभी आपने काम देना बंद कर दिया, या मैंने आपके साथ काम करना बंद कर दिया था बिकॉज मेरे साथ XYZ परेशानी थी। आप उस वेंडर, उस कंपनी को रिवाइव करिए, ठीक है। तो वो क्लाइंट आपके इनएक्टिव क्लाइंट हो गए। आप देखिए ऐसे बहुत से क्लाइंट होते हैं, मान लो आप कहते हैं कि मेरे 20 क्लाइंट हैं टोटल, 5 मेरे एक्टिव हैं और मेरे 10 इनएक्टिव हैं और 5 स्लीपिंग क्लाइंट हैं। तो अगर मैं 10 उन इनएक्टिव क्लाइंट्स की बात करूं तो 10 में से अगर आपको एक बिज़नेस भी देता है तो आपके एक्टिव क्लाइंट कितने हो जाएंगे? 5 + 1 6। तो धीरे धीरे आपका बिजनेस बनना शुरू होगा, ठीक है। थर्ड होते हैं स्लीपिंग क्लाइंट। स्लीपिंग क्लाइंट्स कौन होते हैं? स्लीपिंग क्लाइंट्स वो होते हैं जिनके साथ आप फॉलोअप करते रहते हैं, ठीक है, बट वो कोई जवाब नहीं देते हैं आप, ठीक है। एक बार आप एक फॉलोअप करते करते आप सोचते हो अरे कुछ जवाब तो आ नहीं रहा, तो छोड़िए मैं कहीं और कुछ करता हूँ, ठीक है। ऐसा कभी कभी मोड आता है, सैचुरेशन लेवल आता है, जब आप सोचते हैं कि यहाँ से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, तो भैया मैं क्यों टाइम ख़राब करूँ अपना। बट ऐसा नहीं है, जो आपने हिंदी में सुना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए इस ट्रेंड में भी आप फॉलोअप करते रहिए, आपको ज़रूर कभी ना कभी बिजनेस डील क्रैक होगी ही होगी। आपकी डेडिकेशन, आपकी सिंसियरिटी बहुत काम आती है। जितना डेडिकेशन के साथ सिंसियरली आप फॉलोअप करते रहेंगे, कभी ना कभी कॉर्पोरेट ज़रूर सोचेगा कि यार ये बंदा मेरे साथ बहुत टाइम से फॉलोअप कर रहा है, मैं इसको एक बार चांस दे के ज़रूर देखता हूँ। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज मैंने खुद अपनी आंखों से एक एग्जांपल देखे हैं जो लोग कंटिन्यूसली फॉलोअप करते हैं क्लाइंट के साथ में, और 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल में उसको कभी ना कभी मौका ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो फॉलोअप करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये 3 कैटेगरीज हैं आपके क्लाइंट्स की, एक्टिव, इनएक्टिव और स्लीपिंग, जिसके थ्रू आप बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। आपको कुछ और मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के क्लाइंट बेस से ही आपको बिज़नेस मिलेगा। आई कैन गारंटी फॉर इट, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सेकेंड चैलेंज है आप सबसे बड़ा जो है पिलफरेज का, चोरी मतलब, ठीक है। ये अक्सर हर वेंडर की प्रॉब्लम है कि मेरे सिस्टम में पिलफरेज हो रही है, चोरी हो रही है। मतलब मैं सपोज मेरे पास एक सुपरवाइज़र है, मैंने सुपरवाइज़र को भेजा कि क्लाइंट का XYZ काम है, ये सामान लेके मार्केट से तुम जाके काम करके आना या काम करवा के आना, ठीक है। तो वो जाहिर बात है वो बोलेगा 50 की चीज़ को बोलेगा 60 की आई है, 100 की चीज़ को बोलेगा 120 की आई है। अगर वो ब्रांडेड चीज़ लगानी है तो वो क्या करेगा, अगर वो दिखती नहीं है तो वो नॉन ब्रांडेड लगा देगा। मतलब अगर कुछ 1000 की आएगी तो वो 600 की लगा देगा, बोलेगा साहब 1000 की आई है। दुकानदार से बोलेगा इसका बिल एक्स्ट्रा बना दे, 100 रुपये एक्स्ट्रा, 200 रुपये एक्स्ट्रा मेरी कमीशन है। दुकानदार तो बना देता है, उसकी कमीशन बन जाती है, बट अल्टीमेटली लॉस आपका होता है। तो ये वो पिलफरेज है जो आपको पता है कि मेरे सिस्टम में चोरी हो रही है, बट आपके हाथ बंद हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं, आपको आंखें बंद करनी ही पड़ेंगी। बट तरीके बहुत हैं इस पिलफरेज को रोकने के लिए। अगर नहीं रुकती है तो कंट्रोल करने, एक सस्टेनेबल अमाउंट में इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। पहला पॉइंट आपका क्या करना है, आपको अगर आपका बिज़नेस अच्छा है, मतलब आपका बिज़नेस फैला हुआ है, मान लो आपका दिल्ली बेस्ड वेंडर है, आपका बिज़नेस दिल्ली NCR में, पंजाब में, यूपी में, उत्तरांचल में, ये सब जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो आप हब एंड स्पोक मॉडल क्रिएट करिए, हब बनाइए, स्पोक ऑफिस बनाइए, ठीक है। एक हब बनाइए, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में स्पोक ऑफिस बनाइए, ठीक है। और वहाँ पे आप अपना माल स्टॉक करिए, जो आपकी रनिंग आइटम्स हैं उनको स्टॉक करिए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम लाइए कि भैया आप एक दिन में 2 कॉल करते हो, अगर आप 4 कॉल करोगे तो आपको मैं इतना इंसेंटिव दूंगा, इतने परसेंटेज आपको प्रॉफिट शेयरिंग दूंगा। ये आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको इंसेंटिव मैट्रिक्स कैसे बनानी है, ठीक है। सैलरी के अलावा आप इंसेंटिव दीजिए उनको। तो जब वो ये सोचेगा और ये बोलेगा कि मेरे को इंसेंटिव मिल रहा है काम के साथ साथ, तो जाहिर बात है आपका फ्रीक्वेंसी, आपकी क्वांटिटी बढ़ाएगा। दूसरा पिलफरेज की बात हम जो कर रहे हैं,
कि अगर आप हब एंड स्पोक मॉडल क्रिएट करेंगे या जहाँ पे आप बैठे हैं और वहीं पे आपके बेस लोकेशन पे आपके सारे सुपरवाइजर आते हैं, तो आप वहीं पे छोटा सा स्टॉक मेंटेन करिए, वहीं से उनको सामान जो रनिंग आइटम्स है वो इशू करिए, और अलग अलग जगह पे मार्केट्स में अपनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाइए शॉपकीपर्स की, डीलर्स की। आपको पता है कि मेरी गुड़गांव में काम होता है, तो गुड़गांव में जो मार्केट है वहाँ पे अपने डीलर्स की बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाइए। आपको ऐसे दिल्ली में 5, 6, 7, 8 लोकेशंस में आप डीलर नेटवर्क क्रिएट करिए और वहाँ से उनसे रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका, चाहे आप जाएँ चाहे सुपरवाइजर जाए, वो आपको उसी रेट पे माल देगा, ठीक है। और आप बीच में क्रॉस चेक कर सकते हैं, सरप्राइज ऑडिट कर सकते हैं कि भाई मेरा एक्स सुपरवाइजर आपसे माल लेके गया था, कौन सी कंपनी का माल लेके गया था। और आपको पोस्ट वर्क ऑडिट तो करना ही है कि जो काम आपको करना था आपके सुपरवाइजर ने वो काम किया है कि नहीं किया। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पोस्ट वर्क ऑडिट की, जो खास तौर पे मैंने कॉर्पोरेट्स के लिए और वेंडर्स के लिए बनाई थी। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ देखिएगा। पोस्ट वर्क ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेरे को बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने बोला था, बड़े बड़े बैंक्स ने बोला था कि सर आप इस पे कोई वीडियो बनाइए जिससे हमें थोड़ी आसानी हो जाए कि हम अपने प्रोसेस को ऑडिट कैसे करें काम होने के बाद, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी पिलफरेज को रोक सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या है? फंड्स मैनेजमेंट। देखिए, फंड्स की सबको ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, ठीक है। हर एक बिज़नेस में फंड्स की ज़रूरत होती है, छोटा बड़ा अपने हिसाब से होता है, अपने हिसाब से छोटे बड़े बिज़नेस में फंड्स की ज़रूरत होती है। अब आपको फंड्स, देखिए सीधी सिंपल बात है, आप लोन लीजिए अपने बिज़नेस में लगाइए, आप किसी से उधार लीजिए अपने बिज़नेस में लगाइए, आपके पास अपनी पूंजी पड़ी है आप अपनी पूंजी को बिज़नेस में लगाइए। बड़ा आसान सिंपल सा इक्वेशन है। बट मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जहाँ से आप फंड्स जनरेट कर सकते हैं। देखिए, काम करते करते आप, जाहिर बात है, छोटे से बड़े बनते हैं, राइट। मान लीजिए आप किसी भी एक्स बैंक के लिए आप काम करते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, ठीक है। और उस बैंक्स के साथ आपने टाई अप किया हुआ है कि मैं आपकी ब्रांच डेलीगेशन मैट्रिक्स, मतलब BDM, ब्रांच डेलीगेशन मैट्रिक्स, जो ब्रांच लेवल पे पेटी कैश की छोटी कॉल्स होंगी वो भी मैं करूँगा, ठीक है। उनके बिल्स में डायरेक्टली ब्रांच में सबमिट करूँगा और वहाँ से ब्रांच से मैं पेमेंट ले लूँगा। अब देखिए, काम तो आ रहा है। अब आप जब बड़ा काम कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट बोलेगा भाई छोटा काम भी आप ही करेंगे, मैं छोटे काम के लिए अलग वेंडर थोड़ी रखूँगा। बिकॉज आपने ब्रांच देखी है, आपको ब्रांच का सेटअप पता है, लोग पता हैं, तो आप ही करेंगे छोटा काम, तो आप करते भी हैं। अब आपने 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपये के छोटे छोटे काम अलग अलग ब्रांचों में कर दिए। आपका बिल हो गया इकट्ठा 3 लाख का, 4 लाख का, 2 लाख का, और आप फॉलोअप कर रहे हैं ब्रांच के साथ में। ब्रांच को बना के बिल भेज दिया। अब ब्रांच है, ब्रांच बिजी हो गई, ब्रांच मैनेजर बिजी हैं साहब, वो अपने सेल्स टारगेट करने में बिजी हैं, ऑपरेशन रिलेटेड वर्क करने में बिजी हैं, तो वो इतनी तवज्जो नहीं दे पाते या उनके पास समय नहीं होता उसको बिल को प्रोसेस करें। या कभी कभी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं प्रोसेस करता, मैक्सिमम ब्रांचेस करती हैं, बट फिर भी आपके पास एक लेफ्ट ओवर जो क्वांटम है वो बच जाता है एक लमसम अमाउंट में, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब मान लिया आप मंथली टर्नओवर कर रहे हैं 10 लाख रुपए की, और उसमें से आपका 1.5-2 लाख रुपए ब्रांच डेलीगेशन मैट्रिक्स में अटक जाता है, वो आपको टाइमली पैसा नहीं आता। तो जो 15%, यानी कि 10 लाख का 1.5 लाख हुआ 15%, अगर 15% पैसा आपका स्टक हो गया तो समझिए आपका प्रॉफिट स्टक हो गया। तो आप भैया कोई धर्म खाता थोड़ी चलाया हुआ है कि आप काम कर रहे हैं बट आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया ना आपका जो अटक गया। अगर आप टाइमली फॉलोअप करके कॉर्पोरेट से, ब्रांच से, अपने फैसिलिटी मैनेजर से, अकाउंट मैनेजर से ये बात करते हैं कि सर ये मेरी पेमेंट स्टक है, और टाइम से आप फॉलोअप करते हैं और पहले महीने की पेमेंट को आपको दूसरे महीने में भी मिल जाती है, तो आपकी साइकिल रोटेट होती रहेगी। आपके पास उस पर्टिकुलर परसेंटेज की फंड्स की कमी कभी नहीं रहेगी जो रनिंग फंड्स है। देखिए, जब बिज़नेस बढ़ेगा आपका, मान लो कॉर्पोरेट ने आपको एक रीजन और ऐड कर दिया, तो जाहिर बात है आपके पास आपको पैसा पंप इन करना पड़ेगा अलग से, वो अलग मैटर है ऑलटुगेदर। बट रनिंग एक्सपेंसेस मीट करने के आपको फंड्स कहाँ से लाएंगे? आप बार बार बाहर से थोड़ी फंड लाएंगे, आपको अपने ही फंड्स को रोटेट करवाना है कॉर्पोरेट से बात करके। चाहे तो आप प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, मतलब उनसे बात कर सकते हैं कॉर्पोरेट से कि सर ठीक है, मैं आप सारे बिल्स की एक समरी बना के आपको देता हूँ, या एक क्लस्टर ब्रांच में भेजता हूँ। मान लो क्लस्टर के अंदर 10 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, तो आपने बोला सर उन 10 ब्रांच का बिल मैं एक समरी बना के एक बिल क्लस्टर ब्रांच में फॉरवर्ड करूँगा, सो दैट मेरे लिए, अगर आपके रीजन में 10 क्लस्टर हैं तो मेरे लिए सिर्फ 10 फॉलोअप होंगे,
बजाय के 100 की। अगर 100 ब्रांचेस के ऊपर 10 क्लस्टर है तो मैं केवल 10 बिल बनाऊंगा, उनकी समरी शीट लगाऊंगा और 10 बिल भेज दूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए सिर्फ 10 फॉलोअप हो गए। मैं बजाय के 100 फॉलोअप करने के सिर्फ 10 फॉलोअप करूंगा, तो आपका काम भी आसान हो गया, काम कम भी हो गया और आपका काम भी पूरा हो गया। है ना आसान बात? तो ऐसे आप अपने रनिंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा कितना आसान है, सुनने में आसान लग रहा है, तो आई कैन गारंटी यू करने में भी बहुत आसान होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं भी किसी टाइम पे कॉर्पोरेट था, मैं खुद ये सलाह देता था अपने वेंडर्स को कि आप ऐसा करें, और टचवुड मेरे टेन्योर में कभी भी कोई वेंडर परेशान नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ पेमेंट नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पूरी कॉर्पोरेट से भी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप अपने वेंडर को वेंडर मत समझिए, उसको सर्विस पार्टनर समझिए और उसकी हर तकलीफ़ को डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपसे लिंक्ड है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है उस हर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेंडर से जो ये मेरी वीडियो देख रहा है वो और अपने कलीग्स, अपने सब वेंडर्स, अपने चैनल पार्टनर सबके साथ शेयर करें, ताकि उन सबको पता चले कि इन प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन क्या ढूंढना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने विचार ज़रूर रखिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए। नमस्कार।